Hello students, welcome to my channel Train Your Brain. Once again, I'm ready to train your brain. So let's start. Our today's topic is acceleration due to gravitation. Due to gravitation. For class 9. तो ये टॉपिक शुरू करने से पहले हम एक और टर्म समझते हैं, फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है? देखिए, फ्री फॉल जब कभी आप किसी पत्थर के टुकड़े को ऊपर उछालते हैं तो आप क्या देखते हैं कि पत्थर का टुकड़ा ऊपर जाता है और कुछ दूरी तक जाने के बाद वह वापस नीचे गिरने लगता है, टुवर्ड्स द अर्थ। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जब वो ऊपर से नीचे गिर रहा होता है तो उस पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा होता है। तो इस कंडीशन को ही बोला जाता है फ्री फॉल। व्हेनेवर ऑब्जेक्ट्स फॉल टुवर्ड्स द अर्थ अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स अलोन, देन वी से दैट ऑब्जेक्ट्स आर इन फ्री फॉल। मीन्स जब कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल मीन्स होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं स्वतंत्र रूप से गिरना। स्वतंत्र रूप से गिरना मीन्स जब किसी ऑब्जेक्ट पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा होता है उसके मूवमेंट की समय, यानी कि जब वो नीचे अर्थ की तरफ गिर रहा होता है तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स ही वर्क करता है, तो उस कंडीशन को बोला जाता है स्वतंत्र रूप से नीचे गिरना या फिर फ्री फॉल। और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हिंदी में बोला जाता है गुरुत्वीय त्वरण। अब यहीं से हम समझेंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल के कंडीशन में है तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है। और आप ये बात जानते हैं, मोशन वाले चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं कि जब कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है किसी मूविंग ऑब्जेक्ट पर तो उसमें कोई ना कोई एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा होगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है किसी फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट में तो उसी को बोला जाता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। Whenever an object fall towards the earth, an acceleration produced because of gravitational force. This acceleration is known as acceleration due to gravity. और इसे हम स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका SI यूनिट एक्सीलरेशन की तरह ही मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ठीक है, अब हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन के लिए यानी कि गुरुत्वीय त्वरण के लिए मैथमेटिकल फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे ये देखते हैं। तो उसको या तो मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन, मैथमेटिक फॉर्मूलेशन फॉर स्मॉल जी मीन्स एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या फिर इस ही फॉर्मूला डेरिवेशन को हम बोलते हैं रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। कैपिटल जी आप सभी समझते हैं, जब हम लोगों ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था तो उसमें समझा था कि जी क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। तो ये जो कैपिटल जी है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है और स्मॉल जी है वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। ठीक है, तो ये दोनों ही टर्म अलग अलग होते हैं। ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोला जाता है इसको हिंदी में और इसको बोला जाता है स्मॉल जी को गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, तो अब इसका फॉर्मूला कैसे ड्राइव करेंगे? तो एक कंडीशन मान लेते हैं हम कि कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल कर रहा है टुवर्ड्स द अर्थ। तो अर्थ का जो है मास ऑफ अर्थ क्या है? मास ऑफ अर्थ है कैपिटल M और मास ऑफ ऑब्जेक्ट है स्मॉल m। ठीक है, तो जब ये फ्रीली फॉल कर रहा है टुवर्ड्स द अर्थ तो उस समय इस पर एक अट्रैक्शन फोर्स यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है। तो वो फोर्स क्या है? यहाँ पर F है। ठीक है, तो उस फोर्स की वजह से इस पर एक क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। मैं इसको एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन थोड़ा बड़ा हो रहा है तो मैं इसको ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन बोल रही हूँ, ये अंडरस्टूड है। ये जी को मैं ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन बोल रही हूँ। वैसे ऐसा कोई टर्म बुक्स में नहीं दिया गया है लेकिन मैं आपको समझाने के लिए ये समझिए, थोड़ा इजी पड़ रहा है बोलने में। तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन इस पर जो है वो अप्लाई होगा तो उसको वो है जी। ठीक है, तो अब हम यहाँ से कैसे फॉर्मूला ड्राइव करेंगे? तो फ्रॉम
सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, F इज इक्वल्स टू एम ए, ऑब्जेक्ट का मास और उस पर वर्क करने वाला एक्सीलरेशन जो फोर्स की वजह से होता है। तो अगर वर्क कर रहा है क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ, व्हेन ग्रेविटेशनल फोर्स वर्किंग ऑन ऑब्जेक्ट, तो क्या कंडीशन हो जाएगी इसी फॉर्मूला की, F इज इक्वल्स टू एम जी, ए की जगह हम G यूज करेंगे, यानी ऐसी सिंपल एसिलेरेशन की जगह हम ग्रेविटेशनल एसिलेरेशन यूज करेंगे यहाँ पर। तो इस कंडीशन को हम मान लेते हैं, इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 मानते हैं हम यहाँ। अब आपने जो है वो यहाँ पर मेरे साथ सीख रखा है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो अकॉर्डिंग टू, इसके आगे का इधर देखते हैं, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, F इज इक्वल्स टू क्या होता है, G कैपिटल M स्मॉल m, यानी दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास ले रहे हैं हम यहाँ, M जो है वो अर्थ का मास है और स्मॉल m जो है वो ऑब्जेक्ट का मास है, अपॉन d स्क्वायर, d क्या है, दोनों ऑब्जेक्ट्स के सेंटर से, एक ऑब्जेक्ट के सेंटर से दूसरे ऑब्जेक्ट के सेंटर तक की दूरी को d बोलते हैं। तो यहाँ पर इसको हम कंडीशन, इक्वेशन सेकंड बोलेंगे, ठीक है। तो ये भी जो है वो अट्रैक्शन फोर्स है और ये भी अट्रैक्शन, दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स जो है वो इतना यूज हो रहा है, तो ये दोनों ही फोर्स आपस में बराबर हुए ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या हो जाएगा, mg इज इक्वल्स टू, यानी दोनों ही f की वैल्यू है ना mg और ये भी, तो ये दोनों ही आपस में बराबर होंगी g m स्मॉल m अपॉन d स्क्वायर। यहाँ देखिए अब स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, g इज इक्वल्स टू कैपिटल G m अपॉन d स्क्वायर। यही जो फॉर्मूला ड्राइव होकर आया, यानी g की वैल्यू यहाँ से हमें पता चलेगी। देखिए यहाँ पर एक बात ध्यान रखने की है कि इस इक्वेशन से हमें क्या देखने को मिल रहा है, सबसे पहली बात तो ये देखने को मिल रही है दैट मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज नॉट डिटरमाइन द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ऑब्जेक्ट का जो मास है वो मैटर नहीं करता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर, यानी उस पर कितना एक्सीलरेशन वर्क करेगा ग्रेविटी की वजह से किसी मास के फ्री फॉल में, ये उसके मास पर डिपेंड नहीं करता, किसी भी ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करता है। ये किस पर डिपेंड करता है ये, तो ये जो है वो डी पर डिपेंड करता है। डी यानी कि क्या है, ये दोनों ही ऑब्जेक्ट के सेंटर से के बीच की दूरी होती है। तो यहाँ पर जो डी है वो m जो है वो मास ऑफ अर्थ है, मास ऑफ अर्थ होता है 6 इंटू 10 टू दी पावर 24 किलोग्राम, ठीक है। और जो d है वो कितनी ली जाएगी यहाँ, d जो है, अब एक बात और ध्यान रखिए, जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ सरफेस या फिर नियर द अर्थ सरफेस होता है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ अर्थ की रेडियस को ही सेंटर से एक ऑब्जेक्ट के से दूसरे ऑब्जेक्ट के सेंटर की दूरी माना जाता है, क्योंकि अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी ली जाएगी ना, तो ऑब्जेक्ट का सेंटर की दूरी बहुत ही माइन्यूट होगी। अगर ऑन द अर्थ सरफेस है कोई ऑब्जेक्ट या नियर टू अर्थ सरफेस है, ज्यादा ऊंचाई पर नहीं है, तो वहां सिर्फ रेडियस ऑफ द अर्थ यूज की जाती है। तो यहाँ जो डी है उसको हम आर भी लिख सकते हैं, आर मीन्स d equal to r means radius of earth। तो अर्थ की रेडियस होती है 6.4 इंटू 10 टू दी पावर 6 मीटर, ठीक है। तो अब ये जो वैल्यू है, और g की वैल्यू आपको पता ही है, अगर आपने पढ़ा हुआ है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो वहां पे कितनी निकल के आई थी, 6.7 इंटू 10 टू दी पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसकी यूनिट्स आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए जी का वैल्यू, ठीक है। तो अगर ये तीनों वैल्यू हम इस फॉर्मूला में रख देंगे तो हमें जी का जो है वो वैल्यू निकल के आ जाएगी ऑन द अर्थ सरफेस। देखिए रख के देखिए, जी इज इक्वल्स टू 6.7 इंटू 10 टू दी पावर -11, ये जी की वैल्यू रख दी हमने। अर्थ का मास रखेंगे हम यहाँ पर 6 इंटू 10 टू दी पावर 24 अपॉन 6.4 इंटू 10 टू दी पावर 6 इंटू 6.4, क्योंकि डी स्क्वायर है ना, 6.4 इंटू 10 टू दी पावर 6। अब इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे हम तो हमारे पास निकल के आता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो
ये जो वैल्यू निकल कर आई है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये सिर्फ और सिर्फ ऑन द अर्थ सरफेस और नियर द अर्थ सरफेस वाले ऑब्जेक्ट्स पर ही अप्लाई होती है। जी की वैल्यू में वेरिएशन देखने को मिलते हैं फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो वो किस वजह से होते हैं, उसका रीजन क्या होता है, अब हम यहाँ पर ये डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, इसको मैं रब करती हूँ, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन। Variations in the value of स्मॉल g यानी कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन। तो ये कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से इसकी वैल्यू प्लेस टू प्लेस वैरी होती है। तो क्या क्या रीजन है, तो फर्स्ट रीजन हम यहाँ देखेंगे, ड्यू टू शेप ऑफ द अर्थ। अगर आप सभी ने अर्थ की शेप के बारे में अच्छे से पढ़ रखा है तो आप जानते हैं कि अर्थ जो है वो परफेक्ट राउंड नहीं होता है। अर्थ कैसी होती है, स्लाइटली फ्लैट ऑन द पोल्स। मान लीजिए ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो पोल्स पर थोड़ी थोड़ी फ्लैट होगी। तो इस वजह से आप देखिए ये सेंटर पॉइंट है मान लीजिए अर्थ का, और ये इक्वेटर है। इक्वेटर क्या होता है, ये दोनों पोल्स मतलब पूरी अर्थ को दो हेमिस्फीयर में डिवाइड करने वाली जो लाइन होती है वो इक्वेटर कहलाती है। तो ये जो है इक्वेटर है, ठीक है, और ये पोल्स हैं इक्वेटर। तो आप ये देखिए यहाँ से कि सेंटर से इक्वेटर वाली पोर्शन में अगर हम रेडियस लेंगे तो रेडियस कैसी आएगी, अर्थ की थोड़ी ज्यादा होगी, और पोल्स पर क्योंकि फ्लैट है थोड़ी सी, तो सेंटर से पोल तक की दूरी अगर हम लेंगे तो वो कितनी आएगी, कम आएगी थोड़ी। तो आप इस इक्वेशन से देख रहे हैं ना, ये इक्वेशन लिखी हुई यहाँ से देख रहे हैं ना, g इज प्रोपोर्शनल टू 1/d²। अगर सिर्फ d के बारे में देखें यहाँ, तो अगर जो रेडियस है उसमें चेंज आएगा, यानी रेडियस ज्यादा होगी तो g की वैल्यू कम होगी, और रेडियस कम होगी तो g की वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ ये बात ध्यान रखनी है, यानी कि मैक्सिमम कहाँ होती है, g की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ होती है, पोल्स पर, क्योंकि पोल्स पर d की वैल्यू कम होती है, और मिनिमम कहाँ होगी, इक्वेटर पर। ये बात ध्यान रखनी कि ये बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चंस कि g की वैल्यू यानी कि एक्सीलरेशन ड्यू टू जो ग्रेविटेशन होता है उसकी वैल्यू पोल्स पर कितनी होती है, इक्वेटर पर कितनी होती है, या फिर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इक्वेटर से पोल्स की तरफ चले जाने पर g की वैल्यू में क्या अंतर आता है। तो आप कहेंगे कि इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाने पर g की वैल्यू बढ़ती जाती है, इंक्रीज होती जाती है, और अगर पोल्स से इक्वेटर की तरफ आएंगे तो g की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, रिड्यूस होती जाएगी, ठीक है। तो मैक्सिमम कहाँ होती है, पोल्स पर मैक्सिमम होगी और इक्वेटर पर मिनिमम होगी। ये बात यहाँ से आपको अच्छे से समझ आ रही होगी ना, कंडीशन समझ के। सेकेंड कंडीशन क्या होती है, ड्यू टू हाइट। हाइट बढ़ाने पर, यानी कि अर्थ सरफेस पर से अगर आप ज्यादा दूरी पर जाएंगे, नियर टू अर्थ सरफेस, और अर्थ सरफेस पर कितना होता है, 9.8 होता है जी की वैल्यू में, अभी आप लोगों ने कैलकुलेट किया है ना। तो अगर आप अर्थ सरफेस से ज्यादा ऊंचाई पर जाएंगे, जैसे कि आप पहाड़ों पर जा रहे हैं, तो वहां पर जी की वैल्यू रिड्यूस होती है, ठीक है। ड्यू टू हाइट क्या होता है, रिड्यूस होती है जी की वैल्यू। क्यों रिड्यूस होती है, क्योंकि समझिए इस बात को कि अर्थ की जो रेडियस है वो तो फिक्स है, अब आप ज्यादा ऊंचाई पर जा रहे हैं, यानी कि जो रेडियस की वैल्यू है, मतलब सेंटर की वैल्यू है, जो अर्थ के सेंटर से लेके आपकी बॉडी तक के सेंटर तक की जो वैल्यू है, यानी कि d, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, और उसकी वैल्यू बढ़ेगी तो वही कंडीशन कि g की वैल्यू अपने आप कम होगी। इसीलिए जब हाइट्स पर जाते हैं हम लोग, यानी पहाड़ों पर जाते हैं, तो वहां पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन की वैल्यू क्या होगी, रिड्यूस होगी, इसी वजह से, क्योंकि g जो है इज प्रोपोर्शनल टू 1/d², ठीक है। तो g यहाँ पर g की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर d अर्थ सरफेस पर हम लगाएंगे तो d² ही लगेगी, लेकिन किसी हाइट पर जाने, मान लीजिए आप h हाइट तक चले गए, तो वहां पर क्या d प्लस h का स्क्वायर लगेगा ना, इस तरह से d प्लस h लगेगी। तो d प्लस h की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन d होगी, इसीलिए जो इसके लिए जो ग्रेविटेशन मान लीजिए काम करेगा g', तो g' जो है वो लेस देन g होगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई ना यहाँ से। अब थर्ड कंडीशन क्या होती है, थर्ड कंडीशन होती है ड्यू टू डेप्थ।
यानी कि अगर अर्थ सरफेस से आप नीचे की तरफ जा रहे हैं तो वैल्यू में क्या चेंज आएगा, इधर देखते हैं कि अच्छा न्यूटन ने एक बात और बताई कैलकुलेट करके कि किसी सॉलिड स्फीयर में, उसका सेंटर ये है सॉलिड स्फीयर का, ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पर, मान लीजिए ये पॉइंट है, इस पर आपको अट्रैक्शन फोर्स पता करना है, तो वो जो अट्रैक्शन फोर्स है वो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो अगर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब कि यहाँ पर यानी कि आर के रेडियस ही तो है ना, ये यहाँ से इस पॉइंट तक रेडियस कम हो गई, यानी कि तो ये जो है अट्रैक्शन फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, यानी कि अगर रेडियस कम होगी तो जी की वैल्यू भी रिड्यूस होगी। डेप्थ में जाने पर भी क्या होती है, रिड्यूस होती है जी की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से आप समझ रहे हैं ना, किसी भी पॉइंट पर आप देखिए, इस पॉइंट पर देखें या यहाँ पॉइंट पर देखें, इस पॉइंट पर देखें, तो अर्थ सरफेस से तो रिड्यूस ही होती जाएगी ना इसकी रेडियस, और इसीलिए सेंटर पर, बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर अगर कोई ऑब्जेक्ट चला जाए अर्थ के, तो वहां पर अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, जीरो होगा। अट्रैक्शन फोर्स जीरो होगा ऑन सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। इतनी बात समझ में आई यहाँ से आपको, क्योंकि अर्थ के अंदर डेप्थ में जाने पर जो है रिड्यूस होता जाएगा जी की वैल्यू, और सेंटर पर जाकर बिल्कुल ही जीरो हो जाएगी। तो ये 3 पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आए हो, ठीक है। तो यहाँ से अभी आपने क्या सीखा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन सीखा, उसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन सीखा और उसकी वैल्यू निकालना सीखा, और वेरिएशन समझे इन द वैल्यू ऑफ जी। अब हम यहाँ पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन के बीच में डिफरेंस भी देखते चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा इरेज करके यहीं पर समझा देती हूँ मैं आपको डिफरेंसेस। हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी, ठीक है। तो एक तरफ कैपिटल जी, एक तरफ स्मॉल जी लिखते हैं हम। तो पहला डिफरेंस क्या है, पहला तो इनका नाम ही है, इसको क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, और ये क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट दोनों की यूनिट का हो जाएगा, इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, और इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सीलरेशन के बराबर ही होती है। थर्ड पॉइंट हो जाएगा इसकी वैल्यू का, कैपिटल जी की वैल्यू क्या होती है, 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, और अभी हमने जो डिटरमाइन की थी जी की वैल्यू कितनी आई थी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन द अर्थ सरफेस, ऑन द अर्थ सरफेस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जी जो है इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, वैल्यू ऑफ कैपिटल जी इज कांस्टेंट फॉर यूनिवर्स, यानी यूनिवर्स में आप कहीं भी चले जाएं वहां पर जी की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, कौन से जी की, कैपिटल जी की। और स्मॉल जी की अभी आपने समझा ना कि वैल्यू ऑफ जी वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो इतनी बातें आपने यहाँ से समझी, अब आपने डिफरेंस बिटवीन जी एंड जी भी यहाँ से समझ लिया, ठीक है। अब एक पॉइंट और आपका इस टॉपिक में रह जाता है, इक्वेशंस ऑफ मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ gravity of the earth।
मीन्स अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या चेंज आता है या क्या रहती है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ मोशन आपको याद होनी चाहिए क्या होती है। फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन क्या होती है, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड थर्ड क्या होती है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये होती हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। इन पर ग्रेविटी का क्या इफेक्ट रहता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो अभी आपने सीखी ना कि एक्सीलरेशन को क्या बोला जाता है। जब फ्री फॉल हो रहा होता है किसी भी ऑब्जेक्ट में, यानी उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है, तो वहां पर सिंपल एक्सीलरेशन की जगह एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्क करते हैं, यानी कि ए जो है वो रिप्लेस हो जाएगा जी से। ये वर्क करती हैं ग्रेविटेशनल के अंदर, कोई मोशन हो रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर, तो ये तीनों इक्वेशंस वहां वर्क करेंगी। सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, एक तो एक्सीलरेशन का डिफरेंस आ जाता है, ए की जगह जी यूज होता है, और दूसरी बात जो एस है यानी कि ये होती है डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट होती है ना, सिंपल जब मोशन में यूज करते हैं हम, तो वहां पर एस की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, एस जो है रिप्लेस हो जाएगा एच से, स्मॉल एच। स्मॉल एच का मतलब हाइट। यहाँ हाइट से मतलब ये है कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी ऊंचाई से गिर रहा है या नीचे से कितनी ऊंचाई तक जा रहा है उछालने पर, तो वो एच यानी चली, वही बात होगी ना, ऑब्जेक्ट द्वारा चली गई दूरी यानी कवर्ड डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट। तो इसको बस इससे रिप्लेस कर देंगे। तो उस कंडीशन में क्या बनेंगी हमारी, इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ऑफ द अर्थ की वजह से इनमें क्या चेंज आएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी v इक्वल टू यू प्लस जी टी। सेकेंड बन जाएगी h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी की जगह जी टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और थर्ड इक्वेशन बनेगी v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ए की जगह g आ गया और s की जगह h आ गया। ये तीनों इक्वेशन इस तरह से वर्क करेंगी। एक बात याद रखने की, जब फ्री फॉल की कंडीशन में है कोई ऑब्जेक्ट, यानी कि ऊपर से फ्रीली नीचे गिर रहा है, उस पर और कोई फोर्स वर्क नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में तो ये इसी तरह अप्लाई होंगी। लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रहा है, नीचे से ऊपर जाने का मतलब क्या है कि जब कोई ऑब्जेक्ट को, जैसे कि बॉल है, आप बॉल को ऊपर उछाल रहे हैं, तो उस समय वो अपोज कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स को, तो वहां पर कंडीशन ये रही कि जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी वैल्यू माइनस में आएगी। क्यों आएगी माइनस में, क्यों, जैसे कि आपने उसमें पढ़ा था ना कि जब फोर्स के अपोजिट कोई एक्सीलरेशन वर्क कर रहा है तो वहां पर माइनस में लगती है ना, नेगेटिव एक्सीलरेशन हो जाता है। बस वही कंडीशन यहाँ है। तो यहाँ पर यही कंडीशन है कि जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो वहां माइनस के साथ वैल्यू रखी जाएगी, किसकी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, जी की वैल्यू जो है वो माइनस में आएगी। ऐसा जरूरी नहीं कि आपको क्वेश्चन में ऐसा बोला जाए कि जी की वैल्यू माइनस है, ऐसा बोला नहीं जाएगा। क्वेश्चन में आपको बस ये कहा जाएगा कि ऑब्जेक्ट जो है ऊपर जा रहा है, या कोई स्टोन है आप ऊपर उछाल रहे हैं, बॉल को ऊपर उछाल रहे हैं, तो इतनी ऊंचाई तक गया, तो उसको आपको कैलकुलेशन निकालनी है सारी, तो उसमें आप जी की वैल्यू जो है वो माइनस में रखेंगे जब भी नीचे से ऊपर जा रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट का, मूवमेंट का डायरेक्शन ऊपर की साइड है, ठीक है। तो इतनी बात यहाँ से आपको ये सब ध्यान रही। अच्छा, एक बात जो अभी हमने सीखी थी कि जब हमने ये निकाला था जी का मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन किया, जी इक्वल टू जी एम अपॉन डी स्क्वायर निकला, तो मैंने आपसे एक बात कही थी कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट का मास जो है वो वैल्यू नहीं है उसकी कोई भी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन में, यानी उस पर कितना एक्सीलरेशन ग्रेविटी की वजह से वर्क कर रहा है उस ऑब्जेक्ट की फॉलिंग में, इसमें ऑब्जेक्ट के मास की कोई भी जो है वो भूमिका नहीं होती है। तो इसको ना गैलीलियो नाम के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने भी प्रूव करके दिखाया। उन्होंने क्या किया, गैलीलियो नाम के साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया कि जब किसी ऑब्जेक्ट को, चाहे उसका कुछ भी मास हो, हम ऊपर से नीचे गिराते हैं तो वो सेम टाइम में नीचे आके गिरते हैं, यानी कि उन पर सेम एक्सीलरेशन वर्क करता है फ्रॉम द ग्रेविटी। तो ये जब उन्होंने पीसा के मीनार से कई अलग अलग मास के ऑब्जेक्ट्स को नीचे गिरा के ड्रॉप करके देखा, तो वो सब सेम टाइम में नीचे आए, लेकिन उनमें थोड़ा सा वेरिएशन ये देखने को मिला कि जब कोई हल्का ऑब्जेक्ट है तो उस पर एयर का फ्रिक्शनल फोर्स थोड़ा सा उस पर वर्क करा, और वो जो है थोड़ा सा टाइम का डिफरेंस वहां देखने को मिला। तो लेकिन फिर उन्होंने अपने प्रैक्टिकल को स्पेस में करके दिखा। स्पेस से मतलब उन्होंने एक ग्लास का बैरल लिया, मान लीजिए ग्लास बैरल है, इसमें उन्होंने क्या हुआ, शक्कर से सारी एयर को निकाल दिया, तो यह इसमें क्या है, स्पेस क्रिएट हो गया ना, यानी निर्वात बन गया, हिंदी में इसको बोलेंगे निर्वात बन गया। तो जब उन्होंने एक फैदर को
फैदर समझते हैं ना आप लोग, चिड़िया का पंख, तो फैदर को और कोई स्टोन पीस को जब एक साथ इसमें बैरल में डाले और जब बैरल को पलट के रखा तो दोनों सेम टाइम में नीचे आए। यानी कि ग्रेविटी जो है वो अगर स्पेस, उस पर कोई अदर जो है फ्रिक्शनल फोर्स वगैरह उसमें नहीं होता ना स्पेस में, तो जब उस पर कोई फ्रिक्शनल फोर्स यूज नहीं हुआ और कोई फोर्स यूज नहीं हुआ, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स यूज हो रहा है वहां पर, तो फिर उन्होंने ये देखा कि दोनों ही जो है सेम टाइम में नीचे आए। यानी कि ग्रेविटी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है उसकी वैल्यू मास पर डिपेंड, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, तो ये यहाँ से भी प्रूव किया गैलीलियो नाम के साइंटिस्ट ने। तो आज जो है काफी इंफॉर्मेशन आपको मिली होंगी इस वीडियो से, आज कई चीजें सीखी हमने। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए जिससे वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। नमस्ते।